अगला जो है सेकेंड नंबर, न्यूक्लियो प्लाज्म, हिंदी में क्या बोलते हैं? केंद्रक द्रव्य। यानी केंद्रक के अंदर जो भी मटेरियल भरा है वो क्या होगा? केंद्रक द्रव्य। तो अगर इसके बारे में हम लोग देखें तो पहले से ही हम लोग पढ़ चुके हैं। बना लिए? तो देखना अब इसमें होता क्या क्या है। हम लोग केंद्रक द्रव्य के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसमें जो जो पदार्थ होता है वो होता है प्रोटीनियस, डेंस होगा, कोलाइडल होगा, और उसके साथ साथ ग्रेन्यूलर होगा। डेंस को बोलते हैं सघन, कोलाइडल को कोलाइडल ही बोलते हैं, ग्रेन्यूलर को बोलते हैं कणिकीय। अगर हम लोग बात करें इसमें, तो ये जो है नीला वाला पार्ट, इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस, हिंदी में बोलते हैं केंद्रिका। ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं क्रोमेटीन नेट। हिंदी में भी क्रोमेटीन जाल बोल देते हैं। अगर इसमें हम लोग बात करें न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर, तो इसके अंदर जो जो मटेरियल होता है वो होता है प्रोटीन, इसके अलावा एंजाइम, इसके साथ साथ एंजाइम में क्या क्या होता है? डीएनए पॉलीमरेज, और आरएनए पॉलीमरेज। इसके साथ साथ
इसी में न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ही यहाँ पर होता है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक तो पेंटोज शुगर, दूसरा जो होता है उसमें होता है नाइट्रोजन बेस, और तीसरा होता है फॉस्फेट। न्यूक्लियोटाइड इन 3 चीज़ों से मिलके बना होगा। उसके साथ साथ इसमें न्यूक्लियोसाइड भी होता है, न्यूक्लियोसाइड। लेकिन ये केवल 2 चीज़ें इसमें होगा, एक तो पेंटोज शुगर, और दूसरा नाइट्रोजन बेस, शॉर्ट में हम लोग इसको NB बोलते हैं, NB। इसके साथ साथ अगर इसी में हम लोग बात करें तो इसमें और भी चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन भी 5 प्रकार का होता है, H1, H2A, H2B, H3 और H4। तो हिस्टोन 5 प्रकार का होगा, इसका 2 पार्ट होता है, ए और बी। तो जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, अगर न्यूक्लियोप्लाज्म की बात करें डायरेक्टली तो कैसा होगा, प्रोटीनियस, मतलब ज़्यादातर प्रोटीन पाए जाते हैं, सघन होता है, बहुत ज़्यादा इसमें मटेरियल भरा रहेगा। उसके साथ साथ कोलाइडल होता है, और ग्रेन्यूलर यानी कि कुछ कणकीय संरचना भी पाई जाती है। इसमें देखेंगे तो ये होता है क्रोमेटिन नेट या क्रोमेटिन जाल, जो बाद में बहुत ज़्यादा क्वाइल्ड होकर के या संघनित होकर गुणसूत्र या क्रोमोसोम का निर्माण करेगा। इसके अंदर ये है न्यूक्लियोलस या केंद्रिका, इसको हमने बताया था कि ये राइबोसोम का निर्माण करता है। और इसमें अगर बात करें न्यूक्लियोप्लाज्म में, तो प्रोटीन होता है, एंजाइम में डीएनए पॉलीमरेज और आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए से जब डीएनए बनता है तब उसका यूज होता है, और जब आरएनए का फॉर्मेशन होता है तो आरएनए पॉलीमरेज आता है। उसी तरह इसमें प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन होता है, H1, H2A, H2B, H3, H4, ये 5 प्रोटीन होती है। ये जो पांचों प्रोटीन है क्या करती है, जो डीएनए होता है वो डीएनए इस प्रोटीन पर क्वाइल्ड होता है या संघनित होता है। अगला अगर हम लोग बात करें तो न्यूक्लियोटाइड होता है, जिसमें 3 चीजों से मिलकर बना है, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट। न्यूक्लियोसाइड होता है जिसमें पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस, ये दोनों चीजें होती हैं। लेकिन इसमें जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, और न्यूक्लियोसाइड थोड़ा कम होता है, इसकी तुलना में कम होता है। तो यहाँ पर शॉर्ट में हम लोग बोल सकते हैं न्यूक्लियोटाइड ग्रेटर देन न्यूक्लियोसाइड। तो ये सारा मटेरियल कहाँ पाया जाएगा, न्यूक्लियोप्लाज्म में, यानी केंद्रक के अंदर। रही बात इनकी, तो इसको हम लोग पढ़े ही थे, ये सब क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या हिंदी में क्या बोलते हैं, केंद्रक झिल्ली, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या केंद्रक झिल्ली। तो इसके बारे में हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे, ठीक है। तो इसको बना लो। देखना, इसी में अगर हम लोग बात करें, इसी में कुछ मिनरल्स और आयन, जैसे कैल्शियम+2, मैग्नीशियम+2, ये आयन भी पाए जाते हैं। और कैल्शियम+2 आयन इसेंशियल फॉर न्यूक्लियोलस।
और उसके साथ साथ इसमें लाइगेज भी पाया जाता है। लाइगेज क्या होता है? एंजाइम होता है। तो ये भी चीज़ें जो है न्यूक्लियोप्लाज्म में पाई जाती हैं। नंबर थर्ड, क्रोमेटिन नेट। तो डायग्राम फिर से वही रहेगा जो हम लोग पहले से ही बनाते आ रहे हैं। बना लिए? तो देखना, अगर हम लोग इसमें बात करें तो जो हमारा क्रोमेटिन नेट है ये विजुअल कब होता है? इंटरफेज अवस्था में। सॉ इन इंटरफेज। और क्रोमेटिन नेट जो होता है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मतलब धागे जैसा दिखाई देगा। धागे जैसा। तो जब हम लोग इसको इनिशियली स्टेज में देखेंगे तो ऐसा लगता है जैसे धागा है और धागे आपस में उलझे हुए हैं। ठीक है। तो क्रोमेटिन नेट प्रारंभिक स्टेज में हमें धागे जैसा दिखाई देगा लेकिन सब उलझा हुआ। जब वही धागा बहुत ज़्यादा क्वाइल्ड और संघनित हो जाएगा तो फिर उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? क्रोमोसोम या गुणसूत्र। तो ये दिखाई कब देता है? जनरली ऐसे कोशिका में रहता है लेकिन दिखाई नहीं देगा, न्यूक्लियस के अंदर दिखाई नहीं देगा। जब कोशिका विभाजन की इंटरफेज अवस्था आती है तो वहां पर दिखाई देता है। इंटरफेज होता क्या है, जब आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे सेल डिवीजन तो उसमें आ जाएगा। तो जब कोशिका विभाजन की इंटरफेज अवस्था आएगी तो वहां पर ये हमें दिखाई देगा। अब इसमें तुम लोग देखोगे तो ये जहां पर ये वाला है इसको हम लोग बोलते हैं हेट्रो क्रोमेटीन। और ये देख रहे हो कैसा दिख रहा है? थोड़ा संघनित है या सघन है और गहरा कलर दिख रहा है। जैसे ये ब्लैक है लेकिन ये ज़्यादा ब्लैक है तो इसको क्या बोल देंगे? लाइट ब्लैक, उसको डार्क ब्लैक। तो जो हेट्रोक्रोमेटिन होता है वो गहरा कलर होता है और सघन होता है। तो ये हेट्रोक्रोमेटिन कैसा होगा? डार्क होगा और उसके साथ साथ कैसा होगा? डेंस होगा या सघन होगा। डार्क मतलब
ज़्यादा डेंस मतलब सघन। और जो लाइट कलर में दिख रहा है ये, इसको हम लोग बोल देते हैं यू क्रोमेटिन। यू क्रोमेटिन। और ये कैसा है? लाइट है, लाइट कलर। अगर हम लोग इसी में बात करें तो जो हेट्रोक्रोमेटिन होता है ये टू टाइप्स का हो जाता है। एक होता है फैकल्टेटिव, एक होता है कंस्टिट्यूटिव। हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। जो हेट्रोक्रोमेटिन है उसके भी दो पार्ट हो जाते हैं। यानी कि जब क्रोमेटिन नेट को हम लोग माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो पहले कैसा दिखाई देगा हमें? धागे के जैसा दिखाई देगा। उन्हीं धागे जब बहुत ज़्यादा संघनित हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा उलझे हुए हो जाएंगे, तो फिर उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? गुणसूत्र। शुरू में कैसा रहेगा? धागे नियर, लेकिन धागे कैसे रहेंगे? उलझे हुए। अगर वही उलझा हुआ धागा बहुत ज़्यादा उलझ जाए तो फिर उसी को हम लोग क्या बोल देंगे? क्रोमोसोम या गुणसूत्र। तो उसमें से एक होता है हेट्रोक्रोमेटिन जो कि डार्क होता है और सघन होगा। दूसरा होता है यूक्रोमेटिन जो कि लाइट होता है। हेट्रोक्रोमेटिन फिर दो टाइप का होगा, एक होता है फैकल्टेटिव, एक होता है कंस्टिट्यूटिव। जो फैकल्टेटिव होता है और कंस्टिट्यूटिव, ये दोनों ही पार्ट किसके होंगे? हेट्रोक्रोमेटिन के। अगर हमसे हेट्रो और यूक्रोमेटिन के बारे में अंतर पूछ ले तो पहला तो अंतर यही है कि ये लाइट कलर होता है, ये डार्क और डेंस होता है। अच्छा, ये जो हेट्रोक्रोमेटिन है और यूक्रोमेटिन है, यानी कि गुणसूत्र जो होता है या क्रोमोसोम, वो बनता किसका है? तो हम लोग अगर इसकी बात करें तो ये बना होता है प्रोटीन, उसके साथ साथ डीएनए, आरएनए। प्रोटीन में भी कौन सा प्रोटीन रहेगा? हिस्टोन। और दूसरा नॉन हिस्टोन। तो जो प्रोटीन होता है या हिस्टोन प्रोटीन होता है, ये होता है 38%, ये होता है 36%, ये होता है 28% और ये होता है 2 से 8%। इन चार चीज़ों से मिल करके हमारे क्रोमेटिन नेट या गुणसूत्रीय धागे का निर्माण होता है। कौन कौन? प्रोटीन, डीएनए, आरएनए और नॉन हिस्टोन। यानी हिस्टोन प्रोटीन जिसमें वो पांचों हिस्टोन होंगे, H1, H2A, H2B, H3 और H4। नॉन हिस्टोन जिसमें हिस्टोन ही ना हो। तो ये चार चीजों से मिलकर के गुणसूत्र का निर्माण होता है। और चारों चीजों से मिलकर दोनों टाइप के गुणसूत्र बनेंगे, हेट्रो भी और यूक्रोमेटिन भी। समझे? इसको लिख लो, फिर आगे देखते हैं अंतर। इसी में हमने क्या बताया कि जो हमारा हेट्रोक्रोमेटिन होता है ये टू टाइप्स का हो जाएगा। नंबर पहला फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन, और दूसरा होता है कॉन्स्टिटेटिव हेट्रोक्रोमेटिन। अब देखना, जो फैकल्टेटिव होता है और कॉन्स्टिटेटिव होता है, इन दोनों के बारे में। जो फैकल्टेटिव क्रोमेटिन होता है या हेट्रोक्रोमेटिन होता है, ये बार बॉडी के नाम से जाना जाता है। और अगर बार बॉडी की कोई संख्या पूछ ले, नंबर ऑफ बार बॉडी, तो वो होता है n-1। अब n क्या है? वेयर n इज x क्रोमोसोम। अगर इसकी हम लोग बात करें तो ये कैसा होता है? परमानेंटली इनएक्टिव होता है।
और इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रोमियर। इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर। और ये क्या होता है? इसको हम लोग बोलते हैं बार बॉडी। लेकिन ये हमेशा नहीं, टेम्परेली इनएक्टिव होगा। ठीक है। तो हेट्रोक्रोमेटिन भी टू टाइप्स का हो जाता है, एक होता है फैकल्टेटिव, दूसरा होता है कॉन्स्टिट्यूटिव। फैकल्टेटिव जो होगा टेम्परेरी इनएक्टिव होगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? बार बॉडी। नंबर ऑफ बार बॉडी कितना होगा? n-1। n क्या है? नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम। जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें इसका, तो देखना इधर, जैसे मेल में क्या होता है? 44 प्लस एक्स वाई। फीमेल में क्या होता है? 44 प्लस एक्स एक्स। ठीक है। तो इसमें देखोगे तो ये हो गया मेल और ये फीमेल। अगर इनमें पूछे बार बॉडी की संख्या कितनी है, तो मेल में बार बॉडी 0 होगी। क्यों? क्योंकि वो क्या बोल रहा है? फार्मूला n-1। ठीक है। तो n क्या है? एक्स क्रोमोसोम का नंबर। कितना है एक्स क्रोमोसोम? एक। यहाँ पर कर देंगे 1 - 1 इक्वल 0। तो मेल में बार बॉडी क्या होती है? 0। मेल में बार बॉडी 0। अगर हम लोग फीमेल की बात करें, तो फीमेल में देखोगे कितना है? 2x। तो फार्मूले में रख देते हैं 2 - 1, तो कितना आ जाएगा? 1। तो फीमेल में जो बार बॉडी होती है वो कितना होती है? 1। लेकिन क्या हमेशा मेल में बार बॉडी 0 होगी? ये जरूरी नहीं है, क्योंकि कुछ डिसीज होते हैं या रोग होते हैं जिनमें मेल में एक्स वाई की जगह एक्स एक्स वाई हो जाता है, यानी कि डबल एक्स हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में फिर मेल में एक क्रोमोसोम, एक बार बॉडी आ जाती है। और जरूरी नहीं है कि फीमेल में हमेशा एक बार बॉडी आए, हो सकता है फीमेल में भी 0 हो जाए। जब डिसीज होता है टर्नर सिंड्रोम, तो वहाँ पर फीमेल में एक एक्स और दूसरा होता है एक्स नॉट, यानी कि दूसरा एक्स होता ही नहीं है, टोटल क्रोमोसोम ही उसमें 45 होते हैं। क्योंकि फीमेल सॉरी ह्यूमन में बात करें तो 23 पेयर या 46 गुणसूत्र होते हैं। तो ये 44 हो गए, ये 45 और ये 46। उसी तरह इसमें भी 44, ये एक्स 45 और वाई 46। जो टर्नर सिंड्रोम होता है वहां पर फीमेल में एक एक्स क्रोमोसोम होता ही नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में फिर बार बॉडी की संख्या फीमेल में 0 हो जाती है। उसी तरह एक डिसीज होता है क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम। तो उस कंडीशन में यहाँ पर एक एक्स और आ जाता है, यानी कि 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। तो फिर मेल में बार बॉडी कितना होता है? 1। तो अगर हमसे कोई पूछ दे टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, तो टर्नर सिंड्रोम में पहले तो ये पता होना चाहिए क्रोमोसोम कितना होता है? 44 प्लस एक्स नॉट। ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? बार बॉडी 0। बार बॉडी कितना होगा? 0। ये डिसीज होता है किसमें है? ये भी ध्यान रखना है, फीमेल में होता है। इसमें होगा फीमेल में। उसी तरह अगर हम लोग बात करें क्लेनफेल्टर सिंड्रोम, तो इस सिंड्रोम में जो क्रोमोसोम होता है वो कितना होता है? 44 प्लस एक्स एक्स वाई। यानी कि यहाँ पे टोटल क्रोमोसोम कितना होते हैं? 45। और यहाँ पे कितने होते हैं? 47। यहाँ पे एक एक्स एक्स्ट्रा आ जाता है, जिसके कारण यहाँ पर बार बॉडी कितना हो जाएगा? 1। लेकिन ये डिसीज होता किसमें है? मेल में। अब देखोगे तो यहाँ पर एक्स एक्स वाई है, मतलब एक्स ज़्यादा है और वाई कम है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो एक्स एक्स्ट्रा आया है, ऐसे कंडीशन में मेल में कुछ फीमेल के कैरेक्टर आ जाते हैं, उसको बोलते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो अगर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है तो क्रोमोसोम कितने होते हैं? 47, 44 प्लस एक्स एक्स वाई। बार बॉडी की संख्या कितनी होगी? 1। होता किसमें है? मेल में। उसी तरह टर्नर सिंड्रोम किसमें होता है? फीमेल में। क्रोमोसोम का नंबर होता है 45, यानी 44 प्लस एक्स नॉट। तो उस कंडीशन में बार बॉडी कितनी हो जाएगी? 0। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा बार बॉडी की संख्या मेल में 0 रहे और फीमेल में 1 हो। चेंज हो सकता है, जैसा ऐसा डिसीज आएगा उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। समझे? तो
जो फैकल्टेटिव क्रोमोसोम होता है ये टेम्परेली इनएक्टिव होता है, हमेशा नहीं होता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बार बॉडी। उसी तरह जब कोई यूटेरस या गर्भाशय में होता है तो उस समय पर जब चेक किया जाता है कि मेल है या फीमेल, तो इसी से चेक किया जाता है, बार बॉडी से ही। अगर बार बॉडी है तो फीमेल है, नहीं है तो मेल है। तो चेक करने का जो मेथड होता है सेक्स डिटर्मिनेशन, जिसको बोलते हैं लिंग का निर्धारण, तो उनमें ऐसे ही किया जाता है। अगर बार बॉडी मिलेगी तो वो फीमेल होगा, अदरवाइज मेल होगा। तो ये हमेशा इनएक्टिव नहीं होगा, टेम्परेरी है। इसकी बात करें कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन की, तो ये हमेशा इनएक्टिव ही होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर। और ये गुणसूत्रों के बीच में होता है, जिससे काइनेटोकोर का निर्माण होता है, या बोले स्पिंडल फाइबर जिससे जुड़ता है, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, सेंट्रोमियर। समझे? तो ये है क्रोमेटिन नेट के बारे में। ठीक। यूक्रोमेटिन व हेट्रोक्रोमेटिन में अंतर, डिफरेंस बिटवीन यूक्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन और दूसरे कॉलम में हेट्रोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन दूसरे कॉलम में हेट्रोक्रोमेटिन। फर्स्ट पॉइंट लिखना, यूक्रोमेटिन में हल्का अभिरंजित, हल्का अभिरंजित व विसरित भाग, हल्का अभिरंजित व विसरित भाग। हेट्रोक्रोमेटिन में पहला पॉइंट लिखना, गहरा अभिरंजित व सघन भाग, गहरा अभिरंजित व सघन भाग। सेकेंड पॉइंट लिखना, यूक्रोमेटिन में केंद्रक के केंद्र में उपस्थित, केंद्रक के केंद्र में उपस्थित, केंद्रक के केंद्र में उपस्थित। सेकेंड पॉइंट हेट्रोक्रोमेटिन में केंद्रक आवरण के नजदीक, केंद्रक आवरण या केंद्रक झिल्ली के नजदीक, केंद्रक आवरण या केंद्रक झिल्ली के नजदीक। थर्ड पॉइंट लिखना, यूक्रोमेटिन में अनुवांशिक रूप से, अनुवांशिक रूप से व अनुलेखन के लिए ज्यादा सक्रिय, अनुवांशिक रूप से व अनुलेखन, इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, व अनुलेखन के लिए ज्यादा सक्रिय। इसमें लिखना
हेटेरो में अनुवांशिक रूप से वह अनुलेखन के लिए कम सक्रिय, अनुवांशिक रूप से वह अनुलेखन के लिए कम सक्रिय। फोर्थ पॉइंट लिखना, कोशिका चक्र के प्रारंभिक, कोशिका चक्र के प्रारंभिक यस अवस्था में रेप्लिकेट होता है, यस अवस्था में रेप्लिकेट होता है, हिंदी में बोलते हैं प्रतिकृतिकरण होता है। देखिए हेटेरो में लिखना, कोशिका विभाजन की पश्च, कोशिका विभाजन की पश्च यस अवस्था में, कोशिका विभाजन की पश्च यस अवस्था में रेप्लिकेट होता है। लिख चुके। फिफ्थ नंबर लिखना, डीएनए से एमआरएनए निर्माण के लिए, डीएनए से एमआरएनए निर्माण के लिए, डीएनए से एमआरएनए निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है। हेटेरो में लिखना, डीएनए से आरआरएनए व टीआरएनए, डीएनए से आरआरएनए व टीआरएनए निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है, निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है। अगला पॉइंट लिखना, हिस्टोन प्रोटीन कम मात्रा में होता है, हिस्टोन प्रोटीन कम मात्रा में होता है, इसमें लिखना हिस्टोन प्रोटीन ज्यादा मात्रा में होता है। देखना अगला, अगर हम लोग इसी में बात करें क्रोमेटिन नेट में, तो हमने तुम लोग को बताया था कि डीएनए या क्रोमोसोम या क्रोमेटिन नेट गुणसूत्र किसी को भी डाई जो करते हैं, डाई, डाई को क्या बोलते हैं, रंजक या रंगना, किसी को अभिरंजित भी बोलते हैं। उसको हम लोग करते किससे थे, एसीटो कार्बिन से।
बताए थे। और ये एसिटोकार्बिन कैसा डाई होता है? बेसिक डाई होता है। कैसा होता है? बेसिक डाई। हिंदी में बोलते हैं क्षारकीय रंजक। ये तुम लोगों को बता चुके हैं हम। अगर हम लोग हिस्टोन प्रोटीन की बात करें तो हमने तुम लोगों को पहले ही बताया था कि हिस्टोन प्रोटीन 5 प्रकार की होती है। हिस्टोन प्रोटीन कितने टाइप की होगी? 5 टाइप की। जो फर्स्ट होती है वो होती है H1, सेकेंड H2A, थर्ड H2B और फोर्थ H3 और फिफ्थ H4। तो जो इसमें से H1 हिस्टोन होती है ये लाइसिन रिच होती है। मतलब इसमें लाइसिन एमिनो अम्ल ज़्यादा पाया जाएगा। और लाइसिन होता कैसा एमिनो अम्ल है? बेसिक एमिनो एसिड होता है या क्षारीय होता है। बेसिक ए मतलब एमिनो एसिड। अगर हम लोग इनकी बात करें तो इन लोगों में आर्जिनिन और लाइसिन एमिनो एसिड पाया जाता है। और होते कैसे सब हैं? बेसिक ही। यानी ओवरऑल जो हिस्टोन प्रोटीन होती है वो बेसिक एमिनो एसिड से बनी होती है। ये जो H2A है, H2B, इसमें नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है। नॉन हिस्टोन प्रोटीन। और अगला हम लोग बात करें यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन की, तो वो दिखाई कुछ इस तरीके से देते हैं। देखो, तो इसमें देखोगे तो इतना जो पार्ट है ये देखोगे तो कम कॉइल्ड है, यानी ज्यादा सघन नहीं है या डेंस नहीं है। तो अगर ये डेंस नहीं है तो ये कौन होगा? यूक्रोमेटिन। क्या होगा? यूक्रोमेटिन। इसको देखोगे तो ये बहुत ज्यादा कॉइल्ड है, सघन है, तो ये कौन है? हेट्रोक्रोमेटिन। फिर वही कहानी, ये कौन है यहां से यहां तक? यूक्रोमेटिन। और ये क्या है? हेट्रोक्रोमेटिन। कैसे पता चला? बोलो। इसकी क्वाइलिंग से। यानी कि जो हेट्रोक्रोमेटिन होता है वो ज्यादा क्वाइल्ड होता है, यानी सघन होता है। और जो यूक्रोमेटिन होता है वो कम क्वाइल्ड, एक्सटेंड होता है, विस्तृत होता है। ये फैला हुआ या एक्सटेंड पार्ट है, विस्तृत भाग है। और ये ज्यादा क्वाइल्ड या सघन पार्ट है। तो जो क्वाइल्ड होता है ज्यादा या सघन होता है वो हेट्रो होता है। जो एक्सटेंड या विस्तृत भाग होता है वो यूक्रोमेटिन होता है। तो ये इस तरह से कंटिन्यूअसली क्वाइल्ड होते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि अलग अलग दोनों पाए जाते हैं, रहेंगे पूरा एक में ही। बस जहाँ पर क्वाइलिंग कम होगी वहां पर यूक्रोमेटिन, और जहाँ पर क्वाइलिंग ज्यादा होगी वो हेट्रोक्रोमेटिन। समझे? लिख लो। तो इसके बारे में हमने पहले ही बताया था, ये कैसा होता है? नॉन मेम्ब्रेनस। हिंदी में क्या बोलेंगे? झिल्ली रहित या बिना झिल्ली के। तो नॉन मेम्ब्रेनस या झिल्ली रहित होता है। ग्रेन्यूलर होता है। उसके साथ साथ असममित होता है। अगर हम लोग बात करें न्यूक्लियोलस की, तो ये प्रोटीन, डीएनए और आरएनए से मिलकर बना होता है। प्रोटीन जो होता है वो 85% होता है। डीएनए जो होता है वो 5% होता है। आरएनए जो होता है वो 10% होता है।
तो इन तीन चीज़ों से मिल करके किसका निर्माण होता है? न्यूक्लियोलस का फॉर्मेशन या निर्माण। तो न्यूक्लियोलस या केंद्रिका का निर्माण डीएनए, आरएनए और प्रोटीन से होता है। सबसे ज्यादा क्या पाया जाएगा? प्रोटीन। कितना? 85% डीएनए, 5% आरएनए, 10%, यानी सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है और सबसे कम डीएनए होता है। अगर हम लोग आगे इसी में बात करें तो जो हमारा केंद्रिका है या न्यूक्लियोलस, उसके स्ट्रक्चर को अगर देखें तो देखना, ये है हमारा क्रोमेटिन नेट और यहाँ पर ये न्यूक्लियोलस। तो देखोगे न्यूक्लियोलस का कुछ पार्ट जो है क्रोमेटिन नेट को टच कर रहा है या गुणसूत्रीय धागे को टच कर रहा है। तो ये जहाँ पर इसका पार्ट टच करता है उसको हम लोग बोलते हैं NOR। क्या बोलते हैं? ये वाला पार्ट जहाँ पे टच कर रहा है इसको क्या बोलते हैं? NOR। पूरा नाम क्या होता है? न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन। तो जो NOR होता है इसकी संख्या नंबर ऑफ NOR इन ह्यूमन कितना होता है? 10 होता है। कैसे? क्योंकि जो NOR होता है ये क्रोमोसोम नंबर 12, 13, 14, 21 एंड 22 इनके सेट में प्रेजेंट होगा। तो देखो 12, 13, 14, 15 और 21, 22। तो जो 12 है उसका एक सेट, 13 का एक सेट, 14 का एक सेट और 21, 22 का एक एक सेट। तो एक सेट में दो दो। तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर क्रोमोसोम का नंबर कितना हो गया? 5 × 2 = 10। तो क्रोमोसोम कितने हैं? 10। तो NOR भी कितना होगा? 10। ठीक है। और होते किसके इस पर है? क्रोमोसोम नंबर 12, 13, 14, 21 और 22। केवल इन्हीं पर NOR होता है। अगर हम लोग इसी में बात करें तो जो हमारा न्यूक्लियोलस है या केंद्रिका है, इसके स्ट्रक्चर को अगर हम लोग देखें तो इसका स्ट्रक्चर कणकीय संरचना या ग्रेन्युलर होता है। तो इसमें भी 3 पार्ट होते हैं। तुम लोग अभी मत बनाना। तो जो न्यूक्लियोलस या केंद्रिका होता है ये 3 चीज़ों से मिलके बना है। जो ब्लैक वाला या आउटर साइड में है इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेन्युलर रीजन। क्या बोलते हैं? ग्रेन्युलर रीजन।
जो सेकेंड वाला ब्लू वाला पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं एमॉर्फस, और जो रेड वाला पार्ट है इसको बोलते हैं फिब्रिलर। तो ये तीन क्षेत्रों से मिलकर बना रहता है। जो ग्रेन्युलर पार्ट है, जो ग्रेन्युलर पार्ट होता है या कण की संरचना होता है, यह प्रोटीन और डीएनए से बना होता है। जो फिब्रिलर रीजन होता है ये फाइबर्स, और जो एमार्फस होता है ये डीएनए, आरएनए और प्रोटीन तीनों से मिलके बना होता है। और ये डीएनए, सॉरी, आरएनए और प्रोटीन से बना होगा। तो जो न्यूक्लियोलस या केंद्रिका होता है इसमें तीन क्षेत्र होते हैं। जो सबसे बाहर या ब्लैक वाला क्षेत्र है उसको क्या बोलते हैं? ग्रेन्युलर रीजन, हिंदी में बोलते हैं कणकीय क्षेत्र। जो बीच वाला क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं एमॉर्फस, और जो अंदर वाला क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं फिब्रिलर रीजन। तो जो फर्स्ट रीजन है वो प्रोटीन और डीएनए से बनेगा। सेकंड जो होता है डीएनए, आरएनए, प्रोटीन तीनों से बनता है। और जो थर्ड वाला होता है वो आरएनए और प्रोटीन से बनता है, क्योंकि हमने पहले ही यहाँ पे बता दिया है कि न्यूक्लियोलस या केंद्रिका का निर्माण प्रोटीन, डीएनए और आरएनए से होता है। जिसमें प्रोटीन सबसे ज़्यादा कितना 85%, डीएनए 5% और आरएनए 10% होता है। तो जो हमारा केंद्रिका है वो झिल्ली रहित होती है, असममित होती है। तीन चीज़ों से मिलके बना होगा, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन से। प्रोटीन सबसे ज़्यादा होती है 85%, आरएनए 10%, डीएनए 5% होता है। कुछ जगह पर न्यूक्लियोलस या केंद्रिका जो है क्रोमेटिन नेट से टच होती है। उस क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन या एनओआर। कितने होते हैं? 10 होते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्रोमोसोम नंबर 12, 13, 14, 21 और 22 पर पाए जाते हैं। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना हो गया? 5 × 10, क्योंकि भाई 1, 2, 3, 4, 5 और एक सेट में 2 क्रोमोसोम होते हैं। तो 10 क्रोमोसोम, तो एनओआर भी कितने होंगे? 10। तो एनओआर या न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन ये कितने होंगे? 10। अब ये जो न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन है इसका कार्य क्या है? तो इसका जो मेन फंक्शन होता है वो आरएनए सिंथेसिस करता है। क्या करता है? आरएनए सिंथेसिस या निर्माण। जो एनओआर होता है इसका मेन फंक्शन क्या है या मेन काम क्या है? आरएनए का निर्माण करना। तो ये है न्यूक्लियोलस या केंद्रिका की संरचना और उसकी कहानी। समझे? लिख लो। अत्यधिक संघनित होकर क्रोमेटिन पदार्थ अत्यधिक संघनित होकर गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। अत्यधिक संघनित होकर गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। लिखिए, अगला पॉइंट लिखना। क्रोमोसोम या गुणसूत्र का स्पष्ट अध्ययन मेटाफेज अवस्था में किया जाता है। क्रोमोसोम का स्पष्ट अध्ययन क्रोमोसोम का स्पष्ट अध्ययन मेटाफेज अवस्था में किया जाता है। मेटाफेज अवस्था में किया जाता है। सेकेंड पॉइंट लिखना।
क्रोमोसोम की आकृति का अध्ययन एनाफेज अवस्था में किया जाता है। क्रोमोसोम या गुणसूत्र की आकृति का अध्ययन क्रोमोसोम की आकृति का अध्ययन एनाफेज अवस्था में किया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखना, इंटरफेज अवस्था के दौरान इंटरफेज इंटरफेज अवस्था के दौरान इंटरफेज अवस्था के दौरान क्रोमोसोम अदृश्य हो जाते हैं। ध्यान रखना, जो इसके पहले अभी हम लोग पढ़े थे क्रोमेटिन नेट, उसमें हमने लिखा था सॉ इन इंटरफेज, यानी कि जो क्रोमेटिन नेट या गुणसूत्रीय धागे होते हैं वो इंटरफेज अवस्था में दिखाई देते हैं, लेकिन गुणसूत्र दिखाई नहीं देते क्योंकि वो धागा है और धागा और गुणसूत्र दोनों अलग अलग होते हैं। जब क्रोमेटिन नेट अत्यधिक संघनित हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, गुणसूत्र। तो क्रोमेटिन जो होता है वो हमें इंटरफेज अवस्था में दिखाई देता है, लेकिन गुणसूत्र इंटरफेज अवस्था में दिखाई नहीं देते, अदृश्य रहते हैं। तो फिर दिखाई कब देगा, मेटाफेज में, तो उसी अवस्था में उसका अध्ययन भी करते हैं। समझे? तो क्या लिखे, इंटरफेज अवस्था के दौरान क्रोमोसोम या गुणसूत्र अदृश्य हो जाते हैं। लिख लिए? तो ये हो गया गुणसूत्र का पॉइंट। कुछ ऑर्गेनिज्म जिनमें तुम्हें क्रोमोसोम या गुणसूत्र का संख्या और पेयर दोनों ही याद रखना है, तो 3 कॉलम बना लेना। बना लिए? फर्स्ट कॉलम में लिखना जीव का नाम या नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म, जीव का नाम, नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म। सेकेंड कॉलम में लिखना द्विगुणित, ब्रैकेट में लिखना 2n, स्मॉल n रहेगा, n। थर्ड कॉलम में लिखना अगुणित, ब्रैकेट में लिखना n, स्मॉल n। लिख लिए? नंबर फर्स्ट लिखना मनुष्य, नंबर फर्स्ट मनुष्य। सेकेंड कॉलम में लिखना 46, 46, 46,
मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं। देखिए, अगुणित यानी इसका आधा, यानी युग्मक में कितना होगा? 23। जो सेकेंड कॉलम में 46 लिखे हो ना, वहां पे या करके लिख देना 23 जोड़ा या 23 पेयर। 23 जोड़ा या 23 पेयर। सेकेंड नंबर लिखना फल मक्खी। फल मक्खी इंग्लिश में बोलते हैं फ्रूट फ्लाई। फल मक्खी। लिखिए, सेकेंड कॉलम में लिखना 8 या करके लिखना 4 जोड़ा या 4 पेयर। लिखिए, और थर्ड कॉलम में लिखना 4। अगला लिखना प्याज। प्याज में लिखना 16 या 8 जोड़ा। अगला लिखना मक्का। बीस या 10 जोड़ा। अगला लिखना चावल। चावल लिखे, उसमें लिखना 24, सॉरी, हाँ 24। अगले कॉलम में 4 लिख लेना। देखिए, अगला लिखना गेहूं। लिखना 42 या 21 जोड़ा। 42 या 21 जोड़ा, अगले कॉलम में 21। लिखे, अगला लिखना ओफियोग्लोसम। ओफियोग्लोसम। ओफियोग्लोसम 1260। 1260 या 630 जोड़ा, यानी सबसे ज्यादा गुणसूत्र ओफियोग्लोसम प्लांट में होता है। इसमें लिख लेना सबसे अधिक गुणसूत्र। अगले कॉलम में 630। लिख चुके? तो ये तुम्हें याद होना जरूरी है, ठीक है।